हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासरूम केमिस्ट्री अर्थात क्लासरूम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आपको सूचना देता हूं कि आज से मेरे चैनल का नाम क्लासरूम केमिस्ट्री हो गया है, जो कि अब तक इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होता था। इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के स्थान पर अब मैंने अपने चैनल का नाम क्लासरूम केमिस्ट्री रख दिया है। आज के लिए जो टॉपिक मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लंबा टॉपिक है। कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। मैं धीरे धीरे करके आपको छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको इस टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो को देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है रासायनिक आबंधन अर्थात केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। केमिकल ये बॉन्डिंग आबंधन या आबंध किसे कहते हैं, आबंध किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले। तो हम जानते हैं कि पदार्थ जो बनते हैं वो तत्वों से मिलकर के बने हैं और पदार्थों में या द्रव्य में एक या विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु होते हैं। परमाणु सदैव समूह के रूप में रह पाते हैं। स्वतंत्र परमाणु कभी स्थायी नहीं होता। डाल्टन ने भी बताया था अपने को कि डाल्टन ने के अंदर कि परमाणु अस्थायी होते हैं और ये समूह में आपस में एक दूसरे से संलग्न हो जाते हैं। जब संलग्न होते हैं तो वो एक रासायनिक स्पीशीज बन जाती है और रासायनिक स्पीशीज को हम सामान्यतः क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अर्थात परमाणु परस्पर मिलकर के संलग्न होकर के अणु बन जाते हैं। जैसे मैं यहां पर ये बतला रहा हूं कि ए और बी दो परमाणु है, दोनों संलग्न हो गए और ये ए बी एक अणु बन गया। ए बी एक अणु बन गया। अब यहां पर ए अलग था तो हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी दोनों परमाणुओं के मध्य कोई बल कार्य करता है। दोनों के मध्य क्या करता है, बल कार्य करता है। इस बल को जो कि दोनों परमाणु को अंदर की तरफ खींचेगा, ये बल, और इस बल को आकर्षण बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं, आकर्षण बल। अर्थात दो परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है उसी को ही आबंध कहा जाता है। उसी को ही क्या कह दिया जाता है, आबंध कहते हैं। इसलिए आबंध की क्या परिभाषा हो सकती है, अब आप ये अच्छी तरह से बता सकते हैं कि एक ही रासायनिक स्पीशीज के, किसी रासायनिक स्पीशीज के अर्थात अणु के, रासायनिक स्पीशीज का मतलब क्या हो गया, अणु हो सकता है या आयन भी हो सकता है। इसी के विभिन्न घटकों को संलग्न रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए, बंधित रखने के लिए जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे आबंध कहते हैं। तो ये मैंने आपको आबंध की परिभाषा बता दी। आबंध के लिए बहुत सारी बातें आई कि परमाणु परस्पर परमाणु एक दूसरे को आकर्षित, इनके बीच में बल क्यों उपस्थित हो जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा जो प्रयास किया गया है वो कॉसेल और लुईस के द्वारा, और इसको क्या कह दिया जाता है, कॉसेल व लुईस अवधारणा, कॉसेल व लुईस कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। इसका सारांश ये है कि कॉसेल और लुईस ने ये बतलाया कि इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न होता है।
अर्थात इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल हैं, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही इनके बीच में बंध बनते हैं। तो इसरो ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के द्वारा आबंध बनते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझाने के लिए कॉसेल लुईस ने क्या समझाया अपने को, इन्होंने समझाया, इन्होंने विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया और उस अध्ययन में इन्होंने ये पाया कि कुछ तत्वों के परमाणु स्थायी होते हैं, अर्थात वो आपस में क्रिया नहीं करते, उनको उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। वो सामान्यतया गैसों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उनको उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। और वो उत्कृष्ट गैसें कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडान होती हैं। इसमें इनकी जब परमाणु संरचना देखी गई, इनका जब इलेक्ट्रॉन विन्यास का अध्ययन किया गया, तो हीलियम को छोड़ करके इन सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मिले। ये 8 इलेक्ट्रॉन सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस बात से कॉसेल और लुईस ने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो वह स्वतंत्र रूप से रह सकता है, आगे क्रिया नहीं करेगा, आगे आबंध बनाने में भाग नहीं लेगा। अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए प्रत्येक परमाणु जो अपने जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो सभी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं होते तब तक क्रिया करेंगे, तब तक क्रिया करते चले जाएंगे। ये बात उसने बताई। अर्थात फिर अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। अर्थात इसको सामान्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा। स्थानांतरण में क्या होगा कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यानी कि परमाणुओं को ग्रहण करना और त्यागना। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया, कई कुछ के केसों में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का साझा करते हैं। जो बात मैं बता रहा हूं, इसको उन्होंने क्या बताया? अष्टक का रूल बताया। क्या बताया? अष्टक का नियम बता दिया, जिसको हम अष्टक का नियम कहते हैं। इस नियम को समझाने के लिए फिर लुईस कॉसेल ने क्या बताया कि परमाणु में क्या होता है कि बाह्यतम जो कोश होता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। जब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः बाह्यतम कोश ही बंध बनाने, बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के कारण से बंध बनता है, वही बंध बनाने का भाग कार्य करते हैं। अतः बाह्यतम कोश को संयुक्ता कोश के नाम से कहा गया कि बाह्यतम कोश एक संयुक्ता कोश है। और उन्होंने संयुक्ता की परिभाषा को भी परिवर्तित कर दिया। पहले जो प्राचीनतम संयुक्ता की परिभाषा है वो ये है कि किसी तत्व के एक परमाणु से जितने हाइड्रोजन के परमाणु विस्थापित होते हैं या जुड़ते हैं, उसको हम उसकी तत्व की या उस परमाणु की संयुक्ता कहा जाता है। लेकिन इन्होंने ये बताया फिर कि इलेक्ट्रॉन का जितना आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन जितना साझा करते हैं, वही तत्व की या उस परमाणु की संयुक्ता कहलाएगी। तो अंत में मैं आपको अष्टक के नियम के 2 बातें आपको ध्यान दूंगा। इसको अष्टक का नियम क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि इस अष्टक में कि प्रत्येक परमाणु अपने संयुक्ता कोश में, बाह्यतम कोश में
8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाह रहा है। और जब तक उसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो या तो वह इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेगा या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। इस नियम को क्या कह दिया जाता है? अष्टक का नियम कहते हैं। आशा करता हूं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको, उन्होंने एक बात जो बताई है, उन्होंने एक शब्द दिया है कार्नेल। कार्नेल, ये जो सोडियम का परमाणु है, ये सोडियम के 2, 8 और 11 हैं। यदि ये बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यदि इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं अलग कर दूं, ये इस इलेक्ट्रॉन को मैंने अलग कर दिया और ये यहां से इतना भाग ही शेष बचता है। अर्थात कार्नेल क्या कहते हैं? ये धन आवेशित अष्टी है और धन आवेशित अष्टी परमाणु में से बाह्यतम कोश को हटा दें। इस बाह्यतम कोश को हटा देने के बाद में यदि मैं इस कोश को हटा देता हूं तो ये भाग शेष बचेगा। इस भाग को क्या कह दिया जाता है? कार्नेल कहते हैं। ये धन आवेशित अष्टी है और कोई भी कार्नेल होता है अपने बाह्यतम जो कोश होता है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करेगा? 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करेगा। तो आशा करता हूं आप ये अष्टक का नियम समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसके उदाहरण बताता हूं कि आप इसके द्वारा कैसे जो है बंध बनाते हैं। इसके लिए आप 2 है अष्टक के नियम में अपने को 2 बातें पूरी करनी पड़ेगी। एक तो क्या होगा कि यहां पर मैं लिखता हूं अष्टक का नियम। अष्टक का नियम के अंतर्गत क्या होता है कि संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रवृत्ति। पहला काम तो यह फिर कि अष्टक के नियम में क्या होता है, इसमें इस बात से आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोश में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित हो जाते हैं तो वह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्रहण कर लेता है, जिससे उसमें स्थायित्व आ जाता है। अब इस प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए 2 बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरे होते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा एक बात। और बी जो कहेंगे उसको कह दिया जाता है साझे द्वारा या साझा करने पर भी आप इसको साझा करने पर, शेयरिंग करने पर, उसको क्या कह दिया जाता है? साझा करने पर, या दोनों आपस में साझा कर लेते हैं तो साझा। इसलिए इस अष्टक को पूर्ण करने की प्रवृत्ति अपने 2 तरीकों से पूरी करते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, और नंबर बी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का साझा करने पर। 2 बातों द्वारा होगा। अतः आपके बंध भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला, जिसमें अपने क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है, तो उसको क्या कहेंगे? यहां पर आगे नंबर आबंध का इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत, इसको हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत। तो ये इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत हो जाता है। और उसको दूसरा जो है बंध बनाने के, इनको सहसंयोजी बंध इनको कहा जाता है। तो पहले मैं आपको आबंध का इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत के आधार क्या होता है इसके उदाहरण अपने देते हैं। तो उदाहरण के लिए इसके लिए सबसे पहले अपने सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं
जैसे मान लो ये NaCl बना है, तो NaCl में हम कैसे बनेंगे, सोडियम लिखेंगे यहाँ पर। सोडियम क्या होता है, इसके 11 नंबर होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना लिख देंगे, 2 8 1। और उसके बाद में यहाँ क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन का नंबर होगा 17 और इसका 2 8 और यहां पर कितना कर देंगे, 7 कर देंगे। ये बात बहुत ही सरल है, लेकिन बतलाना मुझे आपको आता है, ये सब अच्छा है, इसलिए आपको ये पढ़, अभी वीडियो में जो कुछ बता रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने को स्टार्टिंग से जब चलना है तो आप धीरे धीरे अपनी जो बेस है आपका अपना उसको मजबूत कीजिए। तो यहां से क्या होगा, ये सोडियम, तो यहाँ इस बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये बताया था, तो ये अब हमें क्या चीज होगा, स्थानांतरण करना है। तो स्थानांतरण 2 तरीके से होगा, परमाणु ई का त्यागना और 2 का हम क्या करते हैं, ई का ग्रहण करना, ई का ग्रहण करना, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन का त्यागना। स्थानांतरण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन यदि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरा परमाणु उसको ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से यहां से हम बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो हम इसको त्यागें तो 8 बच जाएंगे, और या हम इसको क्या करें, 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ूं, तो 7 इलेक्ट्रॉन जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ना आ जाएगा। तो इस स्थान के ऊपर फिर हम क्या कर देंगे कि ये Na, यहां से आप क्या करें, मैं इसको आपको यहां लिखता हूं, ये क्लोरीन 17 कर देता हूं, 17 क्लोरीन, यहां से लिखा 2 8, ये 7 लिख दिया। तो इन दोनों को लिखने के बाद में आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहां से इस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये सोडियम क्या होगा कि Na पॉजिटिव बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। और इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन Cl और इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 और 8 हो जाएगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, तो ये शेष ही क्या बच गया, 2 8 बच गया, ये कार्बन बच गई, धनावेशित स्थायी हो जाएगा। 2 8 7 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन 2 8 8 हो गई। इस प्रकार से एक परमाणु धन आवेशित बन जाता है, दूसरा परमाणु क्या चीज है, ऋण आवेशित बन जाता है। अतः Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण, इसको क्या बोलेंगे, यहां पर आप इसका नाम क्या देंगे, स्थिर विद्युत आकर्षण हो जाए। ये जो बल लग रहा है, इस बल का नाम क्या कर लेंगे, स्थिर विद्युत आकर्षण, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस कारण से ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये NaCl के रूप में बन जाता है। इस प्रकार के आवन को क्या कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत कहते हैं, अर्थात ये आयनिक बंध कहलाते हैं। ऐसे बंध को क्या कहा जाता है, आयनिक बंध, आयनिक आबंध बोल दो, उसको बंद बोल दो या आबंध बोल दो। तो यहाँ आपको आयोनिक बॉन्ड भी, इसको आयोनिक बॉन्ड, ये आयनिक बंध या आयोनिक बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। तो आशा करता हूं मैंने एक उदाहरण आपको दिया है। तो सबसे पहले मैंने केमिकल बॉन्ड लुईस के आधार पे दिया।
मैं आपको उसके बाद में एक चीज और बताना। अब अपने दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपने क्या लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी ये मैग्नीशियम क्लोराइड का है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां पर अपने ये मैग्नीशियम लिखेंगे और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 12 तो अब ये बताओ कि मैग्नीशियम अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। इसलिए ये मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव हो जाएगा और मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव होने से इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिए, ये डबल पॉजिटिव हो गए। अब क्या होगा जब इसके साथ में क्लोरीन क्रिया करेगी? क्लोरीन का जो होता है वो 287 होता है, क्लोरीन का 2। तो एक क्लोरीन का परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए यहां पर Cl नेगेटिव और 2 8 कर देंगे। 8 और 8 2 7, एक इलेक्ट्रॉन ले 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर मिले। लेकिन इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे ना, इसलिए अभी ये एक क्लोरीन को और आकर्षित करेगा, दूसरी क्लोरीन को आकर्षित करेगा। तो यहां पर दूसरा परमाणु ले लेंगे 287 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसका टू Cl माइनस और फिर ये 288 आ जाएगा। इस प्रकार से ये अकेला मैग्नीशियम यहां डबल पॉजिटिव करेंगे और यहां ये Cl नेगेटिव और ये Cl नेगेटिव, इनको इस तरह से लिख देते हैं कि ये पूरी एक यूनिट है और ये इनके बीच में आकर्षण बल हो जाता है और ये क्या बन जाते हैं? MgCl2 बन जाता है। इस आकर्षण बल को मैंने क्या कहा था? इसका नाम क्या होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या बोलेंगे इसको? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इस प्रकार से आप इसका क्रिया को भी कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण और लेता हूं जिसको कहते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का उदाहरण, एल्यूमिनियम फ्लोराइड का उदाहरण लेता हूं। एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3। तो AlF3 का उदाहरण लेने के लिए अब हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है? एल्यूमिनियम का नंबर बताए तो एल्यूमिनियम, ये आपको एक चीज मैं बताऊं कि इन यौगिकों को बनाने के लिए, इन संरचनाओं, इन आबंध के को समझने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे हम कोई परमाणु बोलते हैं तो तुरंत आपको ध्यान होना चाहिए कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैंने एल्यूमिनियम बोला तो एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है? 17 नंबर होता है। एल्यूमिनियम का 17 तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8 3 हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और उसके बाद में ये एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव बन जाएगा, ये ट्रिपल पॉजिटिव बनेगा। फिर मैं यहां पर फ्लोरीन लेता हूं। फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? 9 होता है। फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? 9। इसलिए आप 2 और 7 लिखेंगे। फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? 2। इसलिए एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और ये F नेगेटिव बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 8 हो जाएगा। आगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने? 3 है। यहाँ एक परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए आपको 3 फ्लोरीन लेने पड़ेंगे। यहाँ आपको 3, ऐसे नहीं कि 3 फ्लोरीन अलग अलग लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। और फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, ये आपका हो गया। और फिर यहाँ पर फ्लोरीन लिखेंगे, फ्लोरीन यहाँ F यहाँ लगाएंगे, ये 3 फ्लोरीन लगा करके आप इस तरह से लिख देंगे और ये F दिखा करके आप इस तरह से, और इनके बीच में आप क्या कर देंगे? ऐसा आकर्षण बल दिखा देंगे। तो ये आपका AlF3 बन जाता है। तो इस प्रकार से ये ऐसे, किसने बताया? ये धारणा किसकी थी?
कॉसेल और लुईस की धारणा थी, अष्टक का रूल बुक के आधार पर बताया, तो मैंने अष्टक का रूल आपको बता दिया और मैंने आबंध की परिभाषा आपको बता दी। और उसके बाद में अष्टक को 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के कितने तरीके होते हैं। पहला तरीका स्थानांतरण और दूसरा तरीका कौन सा होता है, साझा करके। स्थानांतरण के अंदर इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ग्रहण करना होता है, उससे हम क्या है आयनिक बंध बनते हैं, या पहले वाले इनको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत उनका आ जाता है, आयनिक बंध बन जाते हैं। और दूसरे प्रकार के बंध उनको क्या बोला जाता है, सहसंयोजी बंध। इसलिए जब बंध आपके 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, आयनिक बंध। अब इनको आयनिक बंध क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। आप ये समझो, आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम क्या कह देते हैं, आयन कहते हैं। इसलिए ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आवेशित परमाणु हो जाते हैं, और आवेशित परमाणु होने के कारण से हम इनको आयनिक बंध कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सहसंयोजी बंधों के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं आपको ये समझ आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत ही प्राइमरी चीज है, अपने आगे बंधों के बारे में और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन इन चीजों का जानना भी अपने को जरूरी है कि आयनिक बंध भी क्या होते हैं। तो आप इसको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने साथियों को बताना, जिससे आपके दूसरे साथी भी इस वीडियो को समझ सके, इस वीडियो से का लाभ उठा सके। फिर दोबारा आपको सूचित करता हूं, मेरे नया जो चैनल का नाम है वो क्लासरूम केमिस्ट्री है। पहले इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होता था, इसलिए अब मैंने इस वीडियो को अपने चैनल का नाम क्लासरूम केमिस्ट्री रख दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।